Hello friends, today I am going to discuss class 10 political parties part 2। इससे पहले हमने एक पार्ट और बनाया हुआ है, उस पार्ट को आप जरूर देख लीजिएगा। उसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी एक पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे फर्स्ट चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज क्या है कि उसके अंदर, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी होती है। कहने का मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कहने का मतलब जो कैंडिडेट, चाहे वो एमपीज हो यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या एमएलए हो यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये जब इलेक्ट होके अपने लेजिस्लेचर में जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में जाए या स्टेट लेजिस्लेचर में जाए, तो इसके बाद जब पार्टी के अंदर कोई पोस्ट या सीएम बनाने को लेकर या पीएम बनाने को लेकर जब कभी डिस्कशन होता है, तो इसमें सिर्फ टॉप लीडरशिप डोमिनेट रहते हैं, यानी उनका ही डिसीजन फाइनल माना जाता है, जबकि जो उनके और भी मेंबर्स हैं उनकी जो ओपिनियन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, या उनके अंदर ही अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता, यानी मेंबर आपस में ये नहीं इलेक्ट करते कि भाई इनमें से कौन बेस्ट है, उसको जो है पार्टी का सीएम या पीएम बनाया जाए। तो इसी को कहा जाता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ से टॉप लीडरशिप के जो डिसीजंस हैं वही हावी रहते हैं। ओके, तो हमारा ये पॉइंट आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, यानी वंश के अकॉर्डिंग लीडर्स बनते जाना, यानी जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, कोई सिटीजन है, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है और वो उसका हेड है या प्रेसिडेंट है उस पार्टी का, तो जब कभी उसकी डेथ हो जाएगी या उस पार्टी से वो इस्तीफा देगा, रिजेक्शन देगा, तो उसी का बेटा यानी सन, डॉटर या उसके रिलेटिव, उन्हीं को उस टॉप पोजीशन पे पहुंचने का अधिकार मिल जाता है, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाता है। यानी एक प्रकार से जैसे मोनार्की में होता था कि एक राजा का बेटा राजा होता था, उसी तरह कहने की डेमोक्रेसी में भी फॉलो होता दिखता है और ये कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, जबकि हो सकता है कि पार्टी के अंदर और भी बहुत सारे टैलेंटेड और योग्य कैंडिडेट हो, मेंबर हो, उनको आगे बढ़ाने की बजाय चाहे जो भी हो, जो पार्टी के हेड होते हैं अपने ही बेटे बेटियों को ही आगे बढ़ा देते हैं, अपने रिलेटिव्स को आगे बढ़ा देते हैं। इसका एग्जांपल आप जान सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, ठीक है, और भी तमाम पार्टी हैं। वैसे किसी पार्टी का हमारा कोई मकसद नहीं, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए है कि हाँ इसमें इस तरह की चीज़ें फॉलो हो रही हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, ठीक है, और भी पार्टियां हैं। तो उसमें किसी को ये मानने की जरूरत नहीं है, किसी का फेवर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो डायनेस्टिक सक्सेशन है, यानी वंश के हिसाब से उत्तराधिकारी बन जाना, ठीक है, वो गलत है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी और सीएम पीएम केम फ्रॉम फैमिलीज ऑफ टॉप लीडर्स, ठीक है ना, यानी डायनेस्टिक सक्सेशन यही होता है। ठीक, आप समझ चुके होंगे डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है। नाउ थर्ड चैलेंज है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, नाउ वी आर लुकिंग अराउंड अस, मोस्ट ऑफ द रिच पॉलिटिशियंस या डोमिनेंट पर्सन्स ट्राई टू गेट वोट बाय इफेक्ट ऑफ मनी बाय मसल पावर, यानी अगर कोई ताकतवर आदमी है, ताकतवर से मतलब प्रभावशाली या कोई गुंडा टाइप का आदमी है, तो वो डरा धमका के वोट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो पैसे से जो वोट हैं उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अधिकतर जगहों पे लोग पैसा
बांटते हैं 500 1000 पर हेड वोट खरीदने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसे बंद होना चाहिए। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक चैलेंज है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर क्या है, ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट आपका जो चैलेंज है, पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। कई बार ये होता है कि पार्टी के टॉप लीडर्स अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो लीडर्स हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उतारते हैं, वो जो कैंडिडेट वोटर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होते। कई बार जो वोटर्स नहीं चाहते हैं कि ये कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे या इसको पार्टी का टिकट मिले, सिंबल मिले, लेकिन उसको दे दिया जाता है। लेकिन जो वोटर्स हैं कई बार वो पार्टी के बेस पे वोटिंग कर देते हैं, ठीक है, और लेकिन कैंडिडेट खराब होते हुए भी पार्टी के बेस पे वोट कर देते हैं, लेकिन चाहते नहीं कि ये कैंडिडेट यहाँ पे रहे। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको याद रखना चाहिए कि जो वोटर्स हैं उनका क्या रुझान है, उनकी क्या ओपिनियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए उतारना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कमी है पॉलिटिकल पार्टी में, जो कि आज देखने को मिल रही है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इन पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, ये चैलेंजेस हैं, इनको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। यानी पार्टीज को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे उनको सुधारा जा सकता है। यानी जो चैलेंजेस हैं, अगर ये चैलेंजेस खत्म हो जाए तो पार्टी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो इसी के चलते फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच विनिंग एमएलए और एमपी चेंज्ड हिज और हर पार्टी एंड ज्वाइन अनदर वन। कहने का मतलब, जब कोई कैंडिडेट किसी, मान लो किसी सिंबल से इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, इसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इस तरह से पार्टी में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक से गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया, उसमें सुधार किया और एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया। इस अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, नो वन कैन चेंज द पार्टी आफ्टर विनिंग इफ his or her, if anyone change the party after winning, his or her legislature, यानी legislatorship lost, उसकी जो विधानसभा या पार्लियामेंट में जो भी जाने का वो है मेंबरशिप, वो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकता। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी एंड पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट हैं, उन सभी को अपना एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें ये मेंशन करना होगा कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी, यानी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड उनको दिखाना होगा इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। प्लस जो है उनके कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं उनके ऊपर लगे, बहुत सीरियस केस तो नहीं लगे हैं, तो इस बिहाफ में उनको एफिडेविट देना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Next is the election commission passed an order making it mandatory for political parties to hold their organizational elections and file income tax return। यानी इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया और उसमें ये बताया
कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी को अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, जितनी भी हायर पोस्ट हैं उन सभी के लिए, और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कराना है। ये सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, a law should be made to regulate the internal affairs of political parties and hold elections for highest post। यानी एक लॉ बनाए जो पार्टी है अपने लिए एक पार्टी को चलाने के लिए प्रॉपर लॉ बनाए, कानून बनाए, जिससे कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉल्व कर सके, यानी कोई भी उसका जो इंटरनल मैटर है वो उसको सॉल्व कर ले उस नियम से जो भी वो बना रही है, उसमें किसी कोर्ट की जरूरत ना पड़े और उसमें वो जज की भूमिका में रहे, ठीक है ना। जो पार्टी है अपने इंटरनल अफेयर्स के मामले में वो जज की भूमिका में रहे, ठीक है, इसलिए वो अपने मैटर सॉल्व करे, ठीक है। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties and hold elections for highest post। कहने का मतलब जितनी भी हाईएस्ट पोस्ट है जैसे कि सीएम, पीएम, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं या हायर पोस्ट होती है उन सभी के लिए इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए पार्टी के अंदर ही अंदर। नेक्स्ट है, इट इज मैंडेटरी टू गिव 1/3 टिकट टू वीमेंस, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी ये मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 1/3 जो है टिकट किसको दे, वीमेंस को दे। यानी जैसे अगर किसी जो है स्टेट में 100 सीट्स हैं तो उन 100 सीट्स में से 1/3 यानी 33 सीट्स मिनिमम किसको दी जाए, वीमेंस को दी जाए, ठीक। नेक्स्ट है, people can put pressure, next है, there should be state funding of elections, the government should give parties money to support their election expenses। कहने का मतलब कोई भी मतलब ये जो there should be state funding of election, यानी इलेक्शंस के लिए फंडिंग कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यानी जो गवर्नमेंट का ये मतलब गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज मनी दे जिससे कि इलेक्शंस में जो खर्च होता है उसको किया जा सके। और ये जो सपोर्ट होगा पार्टीज फंड का, पार्टी मनी का, ये किस लिए होगा, जैसे कि पेट्रोल खरीदने के लिए, पेपर या कोई भी कैंपेन करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए ये मनी यूज की जाएगी जो फंडिंग होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। People can put pressure on political parties through petitions, publicity and agitation, ठीक है। जो लोग हैं लोगों को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सुधरे, यानी अगर लोग चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो कैसी भी हो, यानी चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यदि लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में सुधार हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर मेंटेन रखें, ठीक है, उन पे प्रेशर बनाए रखें, यानी पेटिशंस के द्वारा प्रेशर मेंटेन करके रखें, एजिटेशंस के द्वारा, पब्लिसिटी के द्वारा जो गलत काम कर रहे हैं उसको सब जगह उसको दिखाया जाए ताकि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने से डरे, एजिटेशन से डरे, यानी जो विरोध है वो होना चाहिए, एजिटेशन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ताकि गवर्नमेंट पे यानी पॉलिटिकल पार्टी पे जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर मेंटेन रहे ताकि वो ठीक से काम करती रहे। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी लास्ट पॉइंट यही मतलब है कि जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, पूरी तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन पे ही डिपेंड है। यदि लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं
आउटसाइड से और उसको प्रॉपर तरीके से एजिटेट नहीं करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो केयरलेस रहेगी पब्लिक के प्रति, पब्लिक वेलफेयर के काम में वो उतनी इंटरेस्ट नहीं लेगी। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है और पब्लिक को किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है प्रेशर मेंटेन करके ही रखना चाहिए ताकि वो गलत काम ना कर सके, डेवलपमेंट के सारे काम कर सके। और एक नज़र बना के रखनी चाहिए कीप एन शार्प आई टू द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के कामकाज पे जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, जानकारी लेते रहना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट हमेशा ठीक से काम करे, पब्लिक के बिहाफ पे वर्क करती रहे। तो आपने देखा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, ये रिफॉर्मेटिव सारे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये जो मेजर्स हैं इनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। ओके, नाउ वी सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, ऐसी पार्टी जिनको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ। तो आइए देखते हैं सभी नेशनल पार्टीज इंडिया की। देखिए, फर्स्ट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे जितना हो सकेगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ठीक है, फाउंडेड 1 जनवरी 1998। ठीक है, सिंबल है, फाउंडर है इसके ममता बनर्जी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बंगाल में सबसे ज्यादा एक्टिव है। सिंबल है इसका फ्लावर एंड ग्रास, ठीक है, फूल और घास। आइडियोलॉजी क्या है, किस विचारधारा पे वर्क करती है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, यानी जो ये जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, दिस इज द सपोर्टर ऑफ सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म इन द गवर्नमेंट। ओके, नाउ वी सी बहुजन समाज पार्टी BSP, ओके, फॉर्म्ड 1984 में फॉर्म हुई थी। फाउंडर है इसके काशीराम। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है, दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित, SC एंड आदिवासी इंक्लूडिंग OBC। यानी इस पार्टी का जो मेन मकसद है वो डिप्रेस्ड क्लास, ऑप्रेस्ड क्लास, जो भी दबे कुचले लोग हैं या पिछड़े लोग हैं, SC ST आदिवासी, इनके वेलफेयर के लिए काम करना, इनके इंटरेस्ट के लिए कार्य करना, ये BSP की मेन आइडियोलॉजी है जिसको कि काशीराम जी ने फाउंड किया था। इसका जो मेन एरिया है इस पार्टी का उत्तर प्रदेश है और नेबरिंग स्टेट मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार का कुछ हिस्सा। इस तरह से ये वर्क कर रही है इन एरिया में। नाउ वी सी अबाउट भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द एस्टवाइल इन प्रीवियस भारतीय जनसंघ। ठीक है, फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। ओके, यानी ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसका नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था, जबकि ये जो पार्टी है इसको पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के नाम से कौन फाउंड किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में। लेकिन 1980 में इस पार्टी का नाम बदल दिया गया, भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तभी से भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। इसकी आइडियोलॉजी देखते थे, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, किस विचारधारा को लेकर वर्क कर रही है इंडिया में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, यानी जो भारतीय जनता पार्टी है इसका उद्देश्य है भारत को
एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाना, बहुत ही मजबूत भारत का निर्माण करना और इसको मॉडर्नाइज करना, ठीक है, बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया एंशिएंट कल्चर। और इनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जहां से इनको ये मोटिवेशन मिलता है, वो क्या है, इंडिया एंशिएंट कल्चर, भारत की प्राचीन संस्कृति को कंजर्व करना, उसको बचा के रखना, उसकी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी जो ह्यूमनिज्म है, मानवता को बचाए रखना, मानवता के लिए काम करना, ठीक है। अंत्योदय, यानी लास्ट में एक आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की सहायता करना या उसके लिए भी कुछ कर पाना, उसको अंत्योदय कहा जाता है। अंत्योदय, अंत का उदय, जो सबसे लास्ट में है उसका भी उदय हो, यानी जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उसके भी डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाए। ये इसकी जो मेन आइडियोलॉजी है, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय एंड कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम बोलते हैं हिंदुत्व। इंडिया में ये जो पार्टी है, एक ऐसी अकेली पार्टी है जो भारत की जो कल्चरल नेशनलिज्म है, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि जो हिंदुत्व है, इसके अकॉर्डिंग ये जो पार्टी है मानती है कि हिंदुत्व एक नेचुरल रिलीजन है, नेचुरल कल्चर है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस आइडियोलॉजी के साथ ये वर्क कर रही है पार्टी। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आइडियोलॉजी क्या है, ठीक। नेक्स्ट इज फोर्थ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, फॉर्म्ड 1925। इसकी जो स्थापना है 1925 में हुई। आइडियोलॉजी है, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ओके, एंड सपोर्ट वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड द पुअर। इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा और लेनिन की विचारधारा को मानते हैं, ठीक है, which was based on secularism and democracy, ठीक है, जो कि सेक्युलरिज्म पे बेस्ड थी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानने वाले थे, ठीक है। तो और क्या करते हैं, सपोर्ट वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड द पुअर, जितने भी वर्किंग क्लास लोग हैं उनके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं और उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। सिंबल है इनका, आप देख सकते हैं, सिंबल दराती और कुछ अन्य है, इसमें गेहूं जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक। फाउंडेड 1964, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। जैसे कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सीपीआईएम, ये लेनिन और मार्क्सिज्म की जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ये भी मानते हैं, ये इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म का अपोज करते हैं, इसका विरोध करते हैं, ठीक है। वहीं ये जो सीपीआई है, ये कम्युनलिज्म का सपोर्ट करती है, जबकि ये कम्युनलिज्म का विरोध करती है सीपीआई, ओके। इसका सिंबल है दराती और कुदाल, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ये दिस इज इंडियाज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, फाउंडेड इन 1885 बाय अलेक्जेंडर ऑक्टेवियस ह्यूम। एक अंग्रेज के द्वारा फाउंड की गई जो है पार्टी थी, इसको 1885 में अलेक्जेंडर ऑक्टेवियस ह्यूम ने स्थापित किया था, ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी क्या है, द आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज टू प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज, यानी ये जो है धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करती है
यानी ऑल द इंडियंस या ऑल द सिटीजन्स लिव इन द कंट्री फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनको उनके वेलफेयर के लिए काम करना इनका मोटो है। एंड माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटीज हैं यानी जिन लोगों की संख्या बाई कम्युनिटी कम, यानी उनकी कम्युनिटी में कम लोग हैं, जैसे कि सिख हो गए, जैन हो गए या और भी मुस्लिम हो गए, या जो भी कम संख्या में जिन लोगों की आबादी है उनके हितों की रक्षा करना, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, ये जो है इनका काम है। ठीक है, इनका सिंबल क्या है? पंजा, हाथ का पंजा इनका सिंबल है। इसके बाद देखते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। एक्चुअली दिस पार्टी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इट फॉर्म्ड इन 1999 बाय स्प्लिट इन आईएनसी, यानी कांग्रेस का जब विघटन हुआ या जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, उसमें फूट हुई, तब ये पार्टी बनी थी। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके जो मेन मोटो है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? प्रमोट डेमोक्रेसी एंड गांधीयन सेक्युलरिज्म। गांधीयन सेक्युलरिज्म मींस टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलोड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी क्या प्रमोट करते थे? अकॉर्डिंग टू कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटी नोबडी ट्रीटेड इनइक्वल, यानी ऑल द इंडियंस आर इक्वल अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी जैसे कि मानवता के हिसाब से जो गांधी जी के प्रिंसिपल थे, उस सेक्युलरिज्म को वो फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपनाते थे। ठीक है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करने वाले इनके प्रिंसिपल्स हैं, और फेडरलिज्म यानी जो फेडरल गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं। तो इस तरह से ये जो पार्टीज हैं, इन पार्टीज को हमने बहुत ही शॉर्ट में एक ब्रीफली इनको देखा है और ब्रीफली हमने स्टडी किया इन सारे टॉपिक्स को। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि हम उस विषय पे, उस थीम पे कोई नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन दे सके। तो इसलिए कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे आई हो तो। ठीक है, तो अब समझते हैं आज का टॉपिक हम यही फिनिश करना चाहते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने होंगे। तो ओके, जय हिंद दोस्तों।